हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम पीपी पावर प्लांट इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं। अगर बात करें पीपी पावर प्लांट इंजीनियरिंग की, तो ये हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है और आज हमारा एमसीक्यूज़ की जो सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर बात करें इस लेक्चर में हम कवर क्या करने वाले हैं, तो हम कवर करने वाले हैं कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उसको वॉच हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि हमारे इस चैनल पर पावर प्लांट के अलावा इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं, टीडीपी हो गया, आईईसी हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, ये भी कवर किए जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ की ही फॉर्म में इनकी भी सीरीज चल रही है। फ्रेंड्स, अगर बात करें आपका जो सब्जेक्ट बचा एडीडी फर्स्ट, तो एडीडी फर्स्ट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। वो हम 1 तारीख से परसों से उसको स्टार्ट करने वाले हैं। 1 से नहीं फ्रेंड्स, 5 तारीख से हम उसको स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम से पहले आपका सारा कोर्स कवर करेंगे एमसीक्यूज़ के ही फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर पाएँ। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल के अलावा हमारे इस चैनल पर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कोर्स सब्जेक्ट हैं उसको कवर किया जा रहा है। एग्ज़ाम से पहले हम आपके सारे कोर्स को, सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो आपका फ्रेंड्स किसी भी ब्रांच में, किसी भी सेमेस्टर में हो तो उसके भी साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप हमारे इस जो वीडियो सेशन है उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप जितने भी पीडीएफ हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच का, किसी भी सेमेस्टर का, आप किसी का भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया किसी जनरेटिंग स्टेशन का मांग फैक्टर होता है। मांग मीन्स डिमांड फैक्टर को कहा गया है कि डिमांड फैक्टर होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट है उसका अगर डिमांड फैक्टर की बात करें तो प्लांट का डिमांड फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो फ्रेंड्स, ये है आपका डिमांड फैक्टर। तो अब देख लीजिएगा डिमांड फैक्टर कौन सा है, मैक्सिमम लोड अपॉन कनेक्टिंग लोड। तो यहाँ पर देख लीजिएगा पहला वाला गलत है, ये कनेक्टिंग लोड ऊपर आ गया, जबकि मैक्सिमम डिमांड ऊपर आना चाहिए, कनेक्टेड लोड नीचे आना चाहिए, अपॉन में आना चाहिए। तो ये वाला आंसर सही है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। अगर बात करें हम इस वाले की तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि लोड फैक्टर इनटू पावर फैक्टर ये होता नहीं है। नन ऑफ दिस वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यूटिलाइजेशन फैक्टर दर्शाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या दर्शाता है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर ये दर्शाता है कि जो आपका प्लांट है उसको स्टैंड बाई के लिए उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, मतलब किसका उपयोग स्टैंड बाई के लिए किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो प्लांट है, प्लांट में ये दर्शाएगा, जो यूटिलिटी फैक्टर है वो ये दर्शाता है कि संयंत्र का उपयोग स्टैंड बाई के लिए है या नहीं है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, जबकि रख रखाव वाला भी गलत हो गया फ्रेंड्स। सी वाला भी गलत हो गया। संयंत्र का उपयोग केवल बेस लोड के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। और संयंत्र का लोड उपयोग अधिकतम बेस लोड के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसमें कहा गया है कि संयंत्र, जो आपका प्लांट है, संयंत्र का उपयोग स्टैंड बाई के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं, स्टैंड बाई जो एक टर्म आई है उसका भी मीनिंग मैं आपको बता दूं, वो चल रहा है फ्रेंड्स। स्टैंड बाई का मतलब ये होता है दो हम प्लांट को पैरेलल में ऑपरेट कराते हैं। यहाँ पर आपका जैसे पता है आपको, जो चैप्टर है वो आपका कंबाइंड वर्किंग है। तो कंबाइंड वर्किंग का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक प्लांट को हम क्या कर रहे हैं, उनको पैरेलल में ऑपरेट करा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट को पैरेलल में ऑपरेट कराना, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एट अ टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, मींस स्टैंड बाई के लिए। तो स्टैंड बाई के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो स्टैंड बाई के लिए यूज़ करने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए एक हमारा बेस लोड के लिए यूज़ हो रहा है, एक हमारा पीक लोड के लिए यूज़ हो रहा है। तो जब हमारा पीक लोड बढ़ जाएगा उस समय हम जो हमारा स्टैंड बाई पर रखा हुआ प्लांट है या फिर इंस्टॉल करा हुआ प्लांट है, तो उसको हम ऑपरेट करा लेंगे। तो स्टैंड बाई का मतलब ये होता है कि एट ए टाइम जब उसकी रिक्वायरमेंट हो तुरंत हम क्या करें, उसको ऑपरेट कराकर और जो पावर है उसका सप्लाई करते रहें। तो ऑप्शन सेकंड वाले क्वेश्चन सेकंड वाले का आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया किसी प्लांट या संयंत्र का कैपेसिटी फैक्टर होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो आपका प्लांट है उसका कैपेसिटी फैक्टर की अगर बात करेंगे तो कैपेसिटी फैक्टर होता है आपका एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। मीन्स क्या होगा, एवरेज लोड
अपॉन प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी। तो अब देख लीजिएगा एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाला गलत है, ऑप्शन बी भी एवरेज लोड हो गया, मैक्सिमम लोड हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी वाला करेक्ट है एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रेंड्स कहा गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फ्रेंड्स पावर सप्लाई सिस्टम में मांग गुणक मींस डिमांड फैक्टर को व्यक्त किया जाता है। तो डिमांड फैक्टर को किस में व्यक्त किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स डिमांड फैक्टर को किस में व्यक्त करते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं डिमांड फैक्टर का मतलब होता है कि कितनी डिमांड है और कितना लोड कनेक्टेड है, मींस मैक्सिमम डिमांड कितनी है उस एरिया की या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ की, फैक्ट्रीज़ की, और उसके ऊपर कितना कनेक्टेड लोड है। तो आपका जो डिमांड फैक्टर हो जाएगा वो होगा मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। जबकि अगर हम बात करें ए वाले की, तो ए वाले में कहा गया है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कैपेसिटी ऑफ प्लांट, तो ये गलत हो जाएगा, कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं है, हमको कनेक्टेड लोड से मतलब है। एवरेज डिमांड ये भी गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस वैसे ही गलत है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फ्रेंड्स जब एक स्रोत मींस सोर्स लोड को अधिकतम विद्युत का निर्गम या मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा हो, मतलब मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है या डिलीवर करा जा रहा है, तो बोल रहा है तो प्लांट की दक्षता होगी, तो प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी, मींस मैक्सिमम लोड जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तब उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको मैक्सिमम लोड की कंडीशन बता दूं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हम तभी कर सकते हैं, ये कंडीशन लिखते हुए चलेगा, मैक्सिमम पावर जब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब आपका लोड रजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। अगर आपका लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप जो सप्लाई दे रहे हो पावर की या फिर जो पावर डिलीवर करा रहे हो वो 100% या मैक्सिमम कर सकते हो। तो यही बोला गया है, ये आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये थ्योरम पढ़ी होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, तो उसी पर ही ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें इनपुट पावर की, तो इनपुट पावर हम लिखते हैं R/2E²। इनपुट पावर आपकी इनपुट होगा आपका फ्रेंड्स, इनपुट होता है आपका R/2E²। अगर हम बात करें आउटपुट पावर की, तो आउटपुट पावर हो जाएगी हमारी R/RL, लिखिएगा लोड रेजिस्टेंस, RL/4E²। ये रहा आपका फॉर्मूले दोनों के। अब आपको निकालना है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट होती है फ्रेंड्स। तो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब वैल्यू हम पुट कैसे करेंगे, एफिशिएंसी बराबर इनपुट के आउटपुट कितना था, आउटपुट था RL/4E² अपॉन इनपुट था आपका RL/2E²। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ईटा इक्वल टू 1/2 इंटू 100। अब अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू फ्रेंड्स कितनी, ईटा इक्वल टू 50%। तो आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी दक्षता है प्लांट की तो वो हो गई 50% फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ये पूरी चीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 1 टन कितने किलोवाट के बराबर होता है। एसी की बात करी गई है, एयर कंडीशनर लोड की बात करी गई यूनिट में, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है 1 टन इन टर्म्स ऑफ किलोवाट इज़, तो 1 टन कितने किलोवाट के इक्वल होगा। तो मैं आपको बता दूं 1 टन होता है फ्रेंड्स 3.5 किलोवाट के इक्वल। तो यहाँ ऑप्शन वाला देख लीजिए, ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला 3.5 किलोवाट। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊर्जा मांग सूचकांक, मतलब एनर्जी क्वांटिटी इंडेक्स निम्न के तुल्य है। मींस जो एनर्जी क्वांटिटी इंडेक्स है या फिर ऊर्जा मात्रा सूचकांक को बोला जा रहा है वो क्या है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है एनर्जी यूज्ड अपॉन एनर्जी इनपुट, बी में कहा गया है फ्रेंड्स आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, सी में कहा गया है इनपुट एनर्जी अपॉन आउटपुट एनर्जी, डी में कहा है एनर्जी इनपुट अपॉन एनर्जी यूज। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो एनर्जी इनपुट की बात होती है, मीन्स कितनी एनर्जी को
इनपुट किया गया या दिया गया, सप्लाई दिया गया है, और कितनी एनर्जी का हमने यूज़ कर लिया। तो एनर्जी इनपुट अपॉन एनर्जी यूज, डी इज़ द राइट आंसर। आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर, एनर्जी इनपुट अपॉन एनर्जी यूज्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से जनरेशन प्लांट की अंग नहीं है या प्लांट का अंग नहीं है। तो जनरेशन प्लांट की बात कही गई कि जनरेशन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है उसका अंग नहीं है। तो निम्न में से कौन सा उसका अंग नहीं है। तो मैं अगर ए की बात करूँ, ए क्या है, प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर अभी हम इन सबको डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, जनरेटर। नेक्स्ट क्या है, बॉयलर। डी क्या है आपका, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो मैं अगर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो ये आपका प्लांट के अंतर्गत नहीं आता है, पावर का जनरेशन करने में ये सहायक नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। प्लांट में ये इसको यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें बॉयलर, तो बॉयलर यूज़ होता है और बॉयलर का काम क्या होता है, बॉयलर का काम होता है वाटर टू वेपर कन्वर्जन करना या वाटर को वेपर में या स्टीम में परिवर्तित करना। फ्रेंड्स इसको लिखते हुए चलेगा, इस बॉयलर का काम है आपका वाटर को स्टीम में परिवर्तित करना। अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर का काम है फ्रेंड्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसको भी नोट डाउन करते हुए चलेगा। फ्रेंड्स बॉयलर का क्या काम था, वाटर को स्टीम में परिवर्तित करना, ठीक है। और जनरेटर का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करना। दो चीज़ों की बात पता लगे। एक चीज़ और इसके नोट डाउन कर लीजिएगा, बॉयलर को ही हम स्टीम इंजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्टीम इंजन। इसको भी लिखते हुए चलेगा, स्टीम इंजन, बॉयलर को ही स्टीम इंजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्या है आपका, प्राइम मूवर, मीन्स ए वाला। प्राइम मूवर क्या होता है, प्राइम मूवर हमारा टरबाइन होता है फ्रेंड्स, प्राथमिक चालक, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक चालक। अब ये प्राइम मूवर क्या करता है, ये हमारे अल्टरनेटर की शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। अगर मैं थोड़ा सा लेआउट बनाऊँ स्पीड से फ्रेंड्स, तब देखिएगा मैं एक लेआउट बना रहा हूँ, फिर आपको इसके माध्यम से बताऊँगा, तब ज़्यादा आप क्लियर से जान पाएंगे। ये है आपका टरबाइन फ्रेंड्स, इसके ब्लेड से ये आपका कनेक्टेड है अल्टरनेटर। ये कपल्ड है, कपल्ड शाफ्ट है, ये अल्टरनेटर की शाफ्ट है। जब ये रोटेट करेगा तो ये भी घूमेगा। तो ये है हमारा क्या है, ये प्राइम मूवर है, ये मीन्स प्राथमिक चालक है। तो टरबाइन क्या काम करता है, टरबाइन काम करता है प्राइम मूवर का। टरबाइन को बोलते हैं प्राइम मूवर, या टरबाइन लिख लीजिएगा या प्राइम मूवर लिख लीजिएगा। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराना, किसको, जनरेटर को, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो आई थिंक सबके मान पता लग गया, सबकी वैल्यू, सबका जो अर्थ था वो पता लग गया आपको। प्राइम मूवर का मतलब होता है जो प्राथमिक चालक है, मीन्स टरबाइन जो रोटेट करा रहा है, मैकेनिकल पावर दे रहा है जनरेटर को। जनरेटर क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम बात करें बॉयलर की, तो बॉयलर क्या करता है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सिस्टम है वो हमारे क्या करता है, प्लांट के पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का काम करता है। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फ्रेंड्स, निम्न इंडस्ट्रीज में से कौन सा प्रति टन उत्पादन के लिए अधिकतम विद्युत की खपत करेगा। तो निम्न 4 आपको इंडस्ट्रीज़ दे रखी हैं। उन इंडस्ट्रीज़ को ये कहा गया कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करेगी प्रोडक्शन करते समय, मीन्स प्रति टन उत्पादन के लिए, 1 टन उत्पादन करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी ऊर्जा का या फिर विद्युत ऊर्जा की खपत करेगी। तो अगर ए वाले की बात करूं फ्रेंड्स, जिंक इंडस्ट्रीज़ जिंक नहीं करेगी। एल्युमिनियम, अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा खपत करती है इंडस्ट्रीज़ इलेक्ट्रिसिटी का। तो प्रति टन अगर हमारी एल्युमिनियम बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है एल्युमिनियम का, तो अगर हम तुलना कराएं जिंक से, एलॉय स्टील से या सीमेंट से, तो उससे कई गुना ज़्यादा ये क्या कर रही है, एनर्जी का कंजम्पशन करा रही है। तो ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत हमारा जो मेटल तैयार हो रहा है, मतलब जो वर्क पीस है वो कई स्टेप में बार बार कई स्टेप में वो फ्लो होकर या गुजर कर कई स्टेप से, तब जाकर वो फाइनली तैयार होता है फ्रेंड्स। तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 10th वाले पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, विभिन्न गुणक या डाइवर्सिटी फैक्टर का मान है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं डाइवर्सिटी फैक्टर, तो डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। लेस देन 1 गलत हो गया, इक्वल टू 1 गलत हो गया, नन ऑफ दिस वैसे ही गलत है। हमेशा तुम्हारा आपका जो डाइवर्सिटी फैक्टर होगा फ्रेंड्स वो आपका 1 से अधिक होगा, ग्रेटर देन 1। तो नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है,
दो पावर प्लांट को संयुक्त होकर प्रचालन कंबाइन ऑपरेशन करने से कौन से लाभ होते हैं? तो कौन कौन से लाभ होंगे फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे ही बता दूं पहले, बाद में मैं इसके ऑप्शन पर आऊँगा। तो अगर मैं बात करूं कंबाइन वर्किंग हो रही है तो कंबाइन वर्किंग से क्या क्या फ़ायदे होंगे? पहली बात तो जो सीजनल आपका मोटिव होगा या जो आपका मौसमी निर्भरता होगी वो ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए आपने हाइड्रो और थर्मल को ऑपरेट कराया पैरेलल में, तो अगर आपकी बारिश का समय है, जब आपके पास पानी फुलफिल है, तो अच्छा खासा आपके पास स्टोरेज वाटर है, वाटर की लेवलिटी ज़्यादा है, अधिक है, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रो से अपना काम चलाएंगे, या फिर हाइड्रो से हम पावर का ज़्यादा जनरेशन कर लेंगे, कोल वाले को थोड़ा कम कुछ कम उससे जनरेशन करेंगे, या उसको स्टॉप भी करा सकते हैं। अब बात आती है कि आपका जो सीजनल था, मीन्स आपका जो बारिश का मौसम था वो निकल गया, तो हमारा क्या मजबूरी है, या फिर अगर वाटर का लेवल कम हो जाए तो हम क्या करेंगे, वाटर वाले को इतना यूज़ ना करके या 100% एफिशिएंसी से ना यूज़ करके हाइड्रो को हम थर्मल को यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो पहली चीज़ तो ये जो मौसम की निर्भरता है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ के साथ अगर दो हम पावर प्लांट को कंबाइन करके चलाएंगे तो वहाँ पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी फ्रेंड्स। जो कैपेसिटी थी प्लांट की वो भी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, जो उसकी कॉस्ट होती थी पर यूनिट वो घट जाएगी। साथ के साथ अगर हम बात करें कि जो चार्जेस हैं, ऑपरेटिंग चार्जेस हैं, या फिर जो आपके रनिंग कॉस्ट है, वो सारी की सारी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये सारे के इसके एडवांटेजेस थे। तो लाभ पूछ रहा है भाई, एडवांटेज क्या है? तो मौसम की निर्भरता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जब बारिश का मौसम है तो तब आप हाइड्रो पावर प्लांट को यूज़ कर लो 100% एफिशिएंसी के साथ। अगर बारिश का मौसम निकल जाए तो हम क्या करें, कम एफिशिएंसी के साथ उसको यूज़ करें, और साथ के साथ हम उसको एक थर्मल अपने पावर प्लांट को ऑपरेट करा दें। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो मौसम की निर्भरता है उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है आपका बी वाला है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वृद्धि। तो जनरेशन में वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए पहले आप 100 MVA के लिए यूज़ कर रहे थे, अब दो आप प्लांट कंबाइन यूज़ कर रहे हो, ऑपरेट करा रहे हो पैरेलल में, तो क्या होगा, 100 MVA से ज़्यादा की आप एनर्जी का उत्पादन करना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। साथ के साथ जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है फ्रेंड्स वो कम हो जाएगी। जहाँ पर आप एक को ऑपरेट करा रहे हो सेम उतनी ही कॉस्ट पर या उससे कुछ थोड़ी सी कॉस्ट अगर बढ़ भी गई फ्रेंड्स, फिर भी अगर ओवरऑल हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें, अगर अलग अलग सेपरेट निकालेंगे ऑपरेशन कॉस्ट ऑपरेटिंग, तो हमारी जो कंबाइन वर्किंग पावर प्लांट है उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव सभी। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोल रहा है, बिजली की प्रति इकाई पर यूनिट कॉस्ट कम करने के लिए निम्न प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो अभी मैं आपको बता चुका कि पर यूनिट कॉस्ट की अगर बात करें तो कंबाइन वर्किंग सिस्टम को यूज़ करेंगे तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंबाइन वर्किंग सिस्टम। जबकि स्टैंड बाई को यूज़ करें तब भी हम नहीं घटा पाएंगे, दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, नन ऑफ द अबव तो वैसे ही गलत है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कंबाइन वर्किंग सिस्टम। तो 13 क्वेश्चन नंबर पर आ जाइए। 13 क्वेश्चन नंबर में कहा गया है कंबाइन वर्किंग का सबसे अधिक महत्व है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा महत्व कंबाइन वर्किंग का क्या होगा। तो ऑप्शन ए बोल रहा है शिखर लोड को पावर देने के लिए, ऑप्शन बी बोल रहा है सभी ऊर्जा स्रोत के को ढंग से उपयोग में लाना, सी बोल रहा है ऊर्जा की प्रति यूनिट कीमत कम करना। तो अभी मैं आपको जस्ट बता चुका फ्रेंड्स कि ऊर्जा की प्रति यूनिट कीमत भी कम कर ली जाएगी। जो आपके पास ऊर्जा स्रोत अवेलेबल है उनको ढंग से यूज़ भी कर लिया जाएगा। तो बी वाला भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर एक ही बात करूं तो शिखर लोड को पावर देने के लिए, तो मैं आपको बता दूं पीक लोड, जैसे ही पीक लोड होगा तुरंत आप क्या करोगे, किसी भी पावर प्लांट को तुरंत आप क्या करोगे, पैरेलल में ऑपरेट करा लोगे। तो ये कंबाइन वर्किंग के अंतर्गत आ गया, और ये सारे के सारे आपके सही हैं कि शिखर लोड को पावर भी दे सकते हैं हम, पीक लोड को, साथ के साथ हम सभी ऊर्जा स्रोत को ढंग से उपयोग भी कर सकते हैं उनका, और ऊर्जा की प्रति यूनिट कॉस्ट भी हम कम करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीक कंबाइंड वर्किंग पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है दो या अधिक प्लांट को कंबाइंड वर्किंग में प्रयोग किया जाता है तो उनको जोड़ना मीन्स कनेक्ट करना होगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर दो या दो से अधिक पावर प्लांट को हम कंबाइन वर्किंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा उनको पैरेलल में ही ऑपरेट करेंगे, सीरीज में उनको ऑपरेट नहीं करेंगे। बोथ गलत, नन ऑफ दीज गलत। अब इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न ये है कि हमको जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट बनाना होता है। तो जो समांतर का केस है उसमें आपकी वोल्टेज जो रेंज है वो कांस्टेंट रहती है। अगर सीरीज की बात करें तो आपकी करंट रेटिंग सीरीज में कांस्टेंट रहती है। तो हमको क्या चाहिए, हमको वोल्टेज कांस्टेंट बनाना है। तो इस
संदर्भ में हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। रन ऑफ रिवर प्लांट को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, रन ऑफ जो रिवर प्लांट है तो उसको हम हमेशा बेस लोड पर ही यूज़ करते हैं, पीक लोड पर नहीं यूज़ करेंगे, दोनों पर भी नहीं यूज़ करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो रन ऑफ रिवर प्लांट है उसको हमेशा बेस लोड पर यूज़ करके चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कहा गया फ्रेंड्स, रन ऑफ रिवर प्लांट का लोड फैक्टर होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, लोड फैक्टर आपका जो रन ऑफ वाटर है, रन ऑफ रिवर प्लांट है, उसका जो लोड फैक्टर है वो 100% होता है फ्रेंड्स। तो लोड फैक्टर आपका बी वाला हो जाएगा। जितना भी लोड कनेक्टेड है तुरंत सभी को वो सप्लाई दे सकता है। तो ऑप्शन वी इज़ द राइट आंसर। जबकि 90 गलत हो जाएगा, 70 भी गलत हो जाएगा, 40 भी गलत हो जाएगा, आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा 100%। ठीक है, तो लोड फैक्टर 100% हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि पीक लोड और बेस लोड का मतलब क्या है। पीक लोड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए एक मैं कर्व बनाऊं। पहले अगर मैं एक कर्व बना रहा हूं फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि ये है कर्व। अगर मैं इस वाले रेंज की बात करूं तो इसको हम बोलेंगे बेस लोड। अभी मैं आपको समझा भी रहा हूँ, ये बेस लोड हो गया और ये जो फ्लक्चुएशंस आए हैं ये आपका पीक लोड है। तो अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ कि पीक लोड, तो पीक लोड का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी जो इंडस्ट्री, आपका जो कॉलेज है, स्कूल्स है, तो वो हमेशा 24 घंटे तो नहीं चलता है। आपने देखा होगा 10 से 5, 10 से 12, 10 से 1, यही जनरली आपके कॉलेजेस या जो स्कूल्स हैं वो चलते हैं। तो इस समय पर आपकी एनर्जी का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा और जब नाइट का समय होगा तो वहाँ पर जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा जनरेशन हो रहा, ऊर्जा कंजम्पशन हो रहा था तो वो कम हो जाएगा। तो उस केसेस में क्या होगा, जो उसके फ्लक्चुएशंस आए थे, जो बढ़ा हुआ लोड था वो कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कॉलेजेस हो गए, स्कूल हो गए, ये सारे के सारे आपके पीक लोड की श्रेणी में आएंगे। और अगर हम बात करें डोमेस्टिक लोड, जैसे होम, घर का लोड हो गया, इंडस्ट्रीज़ का लोड हो गया, हॉस्पिटल का लोड हो गया, ये 24 घंटे तक चलने वाले लोड हैं या फिर 24 घंटे तक मशीन ऑपरेट हो रही है इनसे। तो इस प्रकार के लोड हमारे जो हैं वो बेस लोड की श्रेणी में आएंगे फ्रेंड्स। तो दोनों को ध्यान रखते हुए चलेगा फ्रेंड्स। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं आगे। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, आपका 17 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है और जो थर्मल पावर प्लांट है, दोनों को ही हम बेस लोड पर ही यूज़ करते हैं। चाहे न्यूक्लियर हो चाहे वो थर्मल हो, दोनों को हम बेस लोड पर यूज़ करते हैं। पीक लोड पर हम नहीं यूज़ करेंगे, दोनों पर नहीं करेंगे, नन ऑफ द अबव। वैसे ही गलत हो रहा है। तो अगर मैं बेस लोड की बात करूँ तो पंप स्टोरेज प्लांट को हम बेस लोड पर यूज़ करेंगे, साथ के साथ हम हाइड्रो प्लांट को भी पीक लोड पर यूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। और हमारा जो डीजल जनरेटर है उसको भी हम स्टैंड बाई के लिए या हम पीक लोड के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपके ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका सेकंड वाला ठीक था, बेस लोड पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 18 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया न्यूक्लियर पावर प्लांट का लोड फैक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट का लोड फैक्टर होता है या होता है। तो मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो लोड फैक्टर होता है वो 90% होता है। कितना होता है? 90%। फ्रेंड्स मैं आपको सबके लोड फैक्टर बता दे रहा हूं, तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर मैं ये आगे पूछ सकता है, तो अगर मैं रिवर की, रन ऑफ रिवर की बात करूं, रन ऑफ रिवर प्लांट लिखते हुए चलिएगा, रिवर प्लांट, तो इसका जो लोड फैक्टर है वो 100% है। अगर मैं न्यूक्लियर की बात करूँ तो न्यूक्लियर का 90% है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन करिएगा, फिर मैं और बता रहा हूँ आपको। उसके बाद है हाइड्रो पावर प्लांट। तो अगर मैं हाइड्रो की बात करूँ, एक सेकेंड, थर्मल की पहले मैं बात कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर मैं थर्मल की बात करूँ तो थर्मल का जो लोड फैक्टर है वो लगभग आपका होता है 80%। ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, नेक्स्ट से आगे बचा आपका हाइड्रो। अब मैं हाइड्रो की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। हाइड्रो का जो लोड फैक्टर होता है वो होता है आपका 70। इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ये हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, और ये वाला कौन सा था फ्रेंड्स, ये आपका हाइड्रो स्टोरेज प्लांट था। हाइड्रो स्टोरेज प्लांट मीन्स स्टोर वाटर प्लांट था ये। ठीक है। और हाइड्रो, अगर मैं पंप स्टोरेज की बात करूँ, पंप स्टोरेज हाइड्रो, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट, तो पंप स्टोरेज हाइड्रो प्लांट की जो लोड फैक्टर है वो लगभग होता है आपका 40% फ्रेंड्स। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट है आपका डीजल। तो अगर मैं डीजल की बात करूं तो डीजल का जो लोड फैक्टर होता है वो होता है फ्रेंड्स 10%। तो इन सबको नोट डाउन करते हुए चलेगा फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाए। ठीक है। तो 19 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है
पीक लोड पर निम्न में से कौन से प्लांट को यूज़ किया जाता है या फिर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो पीक लोड है उस पर हमारे हाइड्रो, अभी मैंने आपको बताया पीक लोड पर हाइड्रो, डीजल, पंप स्टोरेज प्लांट ये यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रो को भी हम पीक लोड पर यूज़ करेंगे, पंप स्टोरेज प्लांट को भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया निम्नलिखित में से बेस लोड है। तो ये बोला जा रहा है कि बेस लोड है, तो बेस लोड कौन सा है, डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है, दोनों। तो अभी मैंने आपको बता दिया जो डोमेस्टिक है वो भी बेस लोड की कैटेगरी में आएगा, और आपका जो इंडस्ट्रियल लोड है वो भी बेस लोड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजम्पशन 24 आवर्स तक हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका बेस लोड। और अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो ये पीक लोड की श्रेणी में आने वाला है, डी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए वाला, बी वाला सही है। तो सी में कहा गया है बोथ ए एंड बी, दोनों, ए व बी, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों मीन्स दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से पीक लोड की श्रेणी में आता है। तो पीक लोड की श्रेणी में क्या आता है फ्रेंड्स, इसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है और इसके आंसर ऊपर वाले हैं, इसके आंसर ये हैं, इसमें से आपको आंसर छांटना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया निम्नलिखित में से पीक लोड की श्रेणी में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है आपका डोमेस्टिक लोड, ऑप्शन बी है आपका इंडस्ट्रियल लोड, ऑप्शन सी है दोनों, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है आपका कॉलेज लोड। तो 21 वाले का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। आप कितना सीखे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, उसी के हिसाब से मैं आगे आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन, आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपका आई थिंक 2 चैप्टर बचे हैं, उसको भी हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, उसके बाद हम इसका क्रैश कोर्स लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन, आप लाइक करके ज़रूर बताइएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।